नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गोविंद पाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे जो लेखा शास्त्र का पहला अध्याय है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, वो चल रहा था, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में बहुत कुछ अध्ययन कर लिया है। उनके अर्थ, विशेषताएं, वित्तीय विवरणों के प्रकार, किस प्रकार से उनमें मदों का लेखा किया जाता है, कौन सी मदें आती है, और आंकिक प्रश्नों का अध्ययन अभी चल रहा है। तो आज की क्लास में आंकिक प्रश्न संख्या 7 करेंगे। देखिए, आप पूरी क्लास अटेंड कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, ताकि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपकी पूरी समझ में आ सके। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी नई क्लास के लिए अपलोड की जाए उसका लिंक, नोटिफिकेशन है, वो आपको तुरंत मिल सके। देखिए, आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो वो आप देखिए। सबसे पहले प्रश्न संख्या 7 कहता है कि 31 मार्च 2018 को नारी कल्याण समिति के प्राप्ति भुगतान खाते का विवरण इस प्रकार से। 31 मार्च 2018 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता हमारे पास दिया गया है, और बनाना क्या है, हमें आय व्यय खाता बनाना है। क्या बनाना है? आय व्यय खाता बनाना है। तो हमारे पास जो प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया उसमें हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास सूचनाएं दी गई है। तो भुगतान पक्ष में देखिए, किराया, विद्युत, प्रवक्ता शुल्क, कार्यालय व्यय, छपाई लेखन सामग्री, कानूनी व्यय, पुस्तकें, फर्नीचर क्रय, नाटक पर व्यय और अंतिम शेष। प्राप्ति में देखते हैं, प्रारंभिक शेष हो गया, चंदा हो गया, आजीवन सदस्यता शुल्क हो गया, दान हो गया, मनोरंजन से लाभ, पुरानी पुस्तकों का विक्रय, पुस्तक मूल्य इसका 1000 रुपए, ब्याज। अब नीचे समायोजन दिए गए हैं, उन समायोजनों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, लेखांकन कार्य करना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें जो प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया होता है उसमें समस्त आयगत और पूंजीगत मदों का लेखा किया हुआ होता है। तो उसके बाद में जब हम आय व्यय खाता बनाते हैं तो सिर्फ आयगत मदों का लेखा आय व्यय खाते में करते हैं, और पूंजीगत मदों का लेखा हम बैलेंस शीट तुलन पत्र में करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये तय करना है कि कौन सी मद आयगत है और कौन सी मद पूंजीगत है। तो भुगतान में हम देखते हैं तो किराया आयगत मद है, विद्युत आयगत मद है, प्रवक्ता शुल्क आयगत मद है, कार्यालय आयगत मद है, छपाई एवं लेखन सामग्री आयगत में, कानूनी व्यय आयगत मद है, पुस्तकें हैं वो पूंजीगत मद है, बैलेंस शीट में जाएगी। फर्नीचर क्रय पूंजीगत मद है, बैलेंस शीट में जाएगी, तुलन पत्र में जाएगी। नाटक पर व्यय आयगत मद है। तो हमें पता चल गया कि ये मद आयगत है, तो इनका लेखा हम आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में करेंगे। प्राप्तियों में देखते हैं तो चंदा है वो आयगत मद है, आय व्यय खाते में जाएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क है वो पूंजीगत मद है, बैलेंस शीट में पूंजी निधि में जुड़ेगा। दान है वो आयगत मद है, आय व्यय खाते में जाएगा। मनोरंजन से लाभ है वो आयगत मद है, आय व्यय खाते में जाएगा। पुरानी पुस्तकों का विक्रय, देखिए पुरानी पुस्तक का विक्रय क्या है, तो पुस्तक के विक्रय पर जो लाभ और हानि है वो आय व्यय खाते में जाएगी, लेकिन जो पुस्तक का मूल्य है वो बैलेंस शीट के संबंधित संपत्ति के मूल्य में से घटेगा। ठीक है। ब्याज है वो आयगत मद है, आय व्यय खाते में जाएगी। तो हमने ये निर्धारण कर लिया कि कौन से मद आयगत है और कौन से मद पूंजीगत है। अब हमारे पास जो अतिरिक्त सूचना दी गई है उनको एक बार हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। नीचे लिखा, निम्न समायोजनों के पश्चात आय व्यय खाता तैयार कीजिए। समायोजन क्या है वो देखिए। नंबर ए, 750 रुपए का चंदा अभी प्राप्त होना बाकी है, परंतु चंदे में 500 रुपए वर्ष 2019 के शामिल। देखिए, हम आय व्यय खाता जो बनाते हैं वो उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाते हैं, और उपार्जन अवधारणा में ये कहती है कि हमें चालू वर्ष के समस्त आय और व्यय का लेखा करना है। यदि कोई खर्चा चुकाया जाना बाकी है तो उसको हम जोड़ देंगे, पूरा 12 महीने की अवधि का लेंगे। और यदि कोई आय प्राप्त होनी बाकी है यानी उपार्जित है तो उसको भी हम संबंधित मद में जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पूरे 12 महीने के आय और व्यय का लेखा करना होता है। तो ये कहता है कि 750 रुपए का चंदा अभी प्राप्त होना बाकी है, तो चालू वर्ष गए जोड़ देंगे। उसके बाद में कहता है कि जिसमें 500 रुपए 2019 के शामिल है यानी आगामी वर्ष के है, तो इसको घटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के लेन देन लिखने हैं। दूसरा बिंदु कहता है कि वर्ष के आरंभ में संस्था के पास 20,000 रुपए का बंद। हाँ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो पुस्तक में प्रश्न संख्या 7 दिया गया है उसमें अशुद्धि है। बी पॉइंट में जो भवन का मूल्य है वो 2,000 रुपए दिया गया है, उसको आप 20,000 रुपए कर ले। भवन का मूल्य कितना करना है? 20,000 रुपए करना है। पुस्तक में 2,000 रुपए दिए गए तो उस अशुद्धि को सही कर ले। 20,000 रुपए का भवन और 3,000 का फर्नीचर और 2,000 की पुस्तकें, ठीक है, कोई बात नहीं है। नंबर सी कहता है कि फर्नीचर पर 5% की दर से क्रय सहित पुस्तक पर 10% की दर से और भवन पर 5% की दर से राशि लगाना है। डेप्रिसिएशन हमें लगाना है किस किस दर से? फर्नीचर पर 5% की दर से, पुस्तकों पर 10% की दर से और भवन पर 5% की दर से डेप्रिसिएशन राशि लगाना है।
तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं, आय व्यय खाता बनाते हैं। तो सबसे पहले हम संस्था का नाम हमने लिख दिया, नारी कल्याण समिति की पुस्तकें। अब हमें क्या बनाना है, आय व्यय खाता बनाना है। तो 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय व्यय खाता, ठीक है। फिर इसका हमने प्रारूप बनाया, नाम पक्ष जमा पक्ष दो पक्ष हो गए, नाम पक्ष व्यय पक्ष हो गया और जमा पक्ष आय पक्ष हो गया। अब हमारे द्वारा जो तय की गई थी कि कौन कौन से मदे आयगत है, उनको हम आय व्यय खाते में लिख देते हैं। तो सबसे पहले किराया, किराया हमारे पास 6,600 रुपए। उसके बाद में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है 3,200 रुपए। उसके बाद में प्रवक्ता शुल्क, प्रवक्ता शुल्क है 730 रुपए। उसके बाद में है कार्यालय ऑफिस एक्सपेंसेस, सारे खर्चे वो व्यय पक्ष में हम लिख रहे हैं जो आयगत मदे हैं, 1480 रुपए। उसके बाद में छपाई व लेखन सामग्री, छपाई व लेखन सामग्री के हैं 1050 रुपए। उसके बाद में कानूनी व्यय, कानूनी व्यय हमारे पास 1870 रुपए। उसके बाद में पुस्तक पूंजीगत मद है, फर्नीचर पूंजीगत मद है, नाटक पर व्यय 1300 रुपए। ठीक है। अब प्राप्तियों को देखते हैं। तो चंदा है, तो चंदा हम यहां लिख देते हैं, चंदे की राशि को अंदर ही लिख देते हैं 32,500 रुपए। देखिए जो समायोजन है उसको हमें साथ में ध्यान रखना है कि जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो समायोजन हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि कौन कौन सी मदों के समायोजन नीचे दिए गए हैं। तो ये कहता है कि चालू वर्ष का 750 रुपए का चंदा बाकी है और 500 रुपए वो आगामी वर्ष का चंदा शामिल है। तो जो 750 है उसको हम जोड़ देते हैं, बकाया चंदा, क्यों, क्योंकि चालू वर्ष का है इसलिए इसको जोड़ देते हैं 750 रुपए। 0 5 2 3 33,250। और जो आगामी वर्ष का उसको हम घटा देते हैं, लेस अग्रिम चंदा कौन से वर्ष का है, 2019 का, कितना, 500 रुपए। 0 5 और 5 गया 7, 32,750 रुपए। उसके बाद में आजीवन सदस्यता शुल्क पूंजीगत मद है, इसका लेखा नहीं किया जाएगा, दान का लेखा कर देते हैं। दान, दान है हमारे पास 2500 रुपए। उसके बाद में मनोरंजन से लाभ, मनोरंजन से लाभ हमारे पास 7250 रुपए। उसके बाद पुरानी पुस्तकों का विक्रय मूल्य, ब्याज कितना है, ब्याज लिख देते हैं, ब्याज है 350 रुपए। ये हमने समस्त प्राप्तियों का लेखा करते हैं। और हम बात करते हैं समायोजनों की। तो हमने नंबर 1 का समायोजन कर दिया है। अब नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 में हमारे पास संपत्तियों का मूल्य दिया गया है। तो उन संपत्तियों पर हमने देखा बिंदु संख्या सी में इन पर राशि की दर बताई गई। तो सबसे पहले भवन है वो 20,000 रुपए का है, तो उन पर राशि डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000 रुपए की भवन है, 5% की दर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आएगा, 1,000 रुपए। यहां लिख देता हूं 20,000 गुणा 5/100 कितना आ गया, 1,000 रुपए। उसके बाद में ये कहता है कि फर्नीचर पर क्रय सहित 5% डेप्रिसिएशन लगाना, तो हम लिखेंगे फर्नीचर पर राशि। देखिए फर्नीचर है वो हमारे पास पहले से कितना है, 3,000 रुपए। ठीक है, हमने फर्नीचर कितना क्रय किया, 8,600 रुपए। बेचा है गए नहीं, पुस्तक बेचे हमने। तो 3,000 और 8,600 कितने हो गए, 8 और 3 11,600 रुपए। कितने हो गए, 11,600। तो 11,600 का जब हम निकालेंगे 5%, 5/100 करेंगे तो 580 रुपए इसका क्या आएगा,
डेप्रिसिएशन आएगा, मूल्य ह्रास आएगा किसका, फर्नीचर का। उसके बाद में पुस्तकों पर ह्रास है। देखिए पुस्तक है वो हमारे पास पहले से कितनी है, 2000 रुपए की है। कितनी है भाई, 2000 रुपए की है। हमने और कितनी खरीद ली, 6500 की और खरीद ली, तो 2000 6500 कितने हो गए, 8500। 8500 में से हमने कितने मूल्य की पुस्तक बेच दी, 1000 मूल्य की पुस्तक बेच दी। अब हमारे पास कितना बचा, 7500। तो 7500 पर हमें 10% क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, मूल्य ह्रास लगाना है। तो 7500 गुणा 10/100 कितने आ गए, 750 रुपए। अब 750 कैसे आपको समझ में आ गया कि हमारे पास 2000 रुपए की पुस्तकें पहले थी, हमने 6500 की बाद में खरीदी, तो कितने हो गए, 8500। 8500 में से हमने 1000 मूल्य की पुस्तक बेच दी, तो हमारे पास कितनी बची, 7500। 7500 का 10% कितना हो गया, 750 रुपए हमने डेप्रिसिएशन की ली थी। ठीक है, तो हमने समस्त मदों का, आय का और व्यय का लेखा है वो दिए गए प्रश्न से हमने कर दिया है, समायोजनों का लेखा भी हमने कर दिया है, समायोजन कर दिया है। अब हम क्या लगाएंगे, जोड़ लगाएंगे। तो जो आय पक्ष की जोड़ आएगी वो 42,850 रुपए, और इसमें से हम जब व्यय पक्ष की जोड़ घटाएंगे नाम पक्ष की, तो हमारे पास आधिक्य आएगा। क्या आएगा, आधिक्य, सरप्लस कितना, 24,040 रुपए। कितना आएगा, 24,040 रुपए। तो इस प्रकार हमने संस्था का आय व्यय खाता है वो बना दिया है कि संस्था है वो 31 मार्च 2008 को 24,040 रुपए के आधिक्य पर आय व्यय खाता बना है। ठीक है, तो प्रश्न आपके सामने दिया गया था, हमने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कि प्रश्न में कौन सी सूचनाएं दी गई है, और प्रश्नों में दी गई सूचनाओं के आधार पर हमने उनको अलग अलग वर्गीकृत किया कि कौन से मद आयगत है और कौन से मद पूंजीगत है। और आयगत मदों का लेखा हमने समायोजनों को ध्यान में रखते हुए किसमें किया, आय व्यय खाते में किया, और हमारे आंसर है वो आ गए। ठीक है, तो इस प्रश्न में एक तो अशुद्धि ये थी कि जो संस्था के पास भवन है वो पुस्तक में 2000 रुपए दिखा रखा है, उसको आप 20,000 रुपए कर लेना। ठीक है, और ये पूरा प्रश्न है वो इस प्रकार से हमने हल कर लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, हम अब तक इस पुस्तक का जो अध्याय है अलाभकारी संस्था के लिए लेखांकन, उसके 7 अंकित प्रश्नों का हल कर चुके हैं। तो जो प्रश्न हमने पीछे हल कर लिए हैं और जो बाकी रह गए थे वो आपको हल करने हैं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, जो भी आपके कमेंट है वो जरूर करें। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो आप पूरी देखें, पूरा अटेंड करें, एक रजिस्टर संधारित करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने जो पुस्तक है आपका जो रजिस्टर है उसमें आप इसको करिए, अभ्यास करें कि किस प्रकार से हमने आय व्यय खाता बनाया है, किस प्रकार से इसका लेखांकन किया गया है, ताकि जब भी आप दोबारा पढ़ें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हमने इसको हल किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही। क्लास है वो आप अपने साथी के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। क्लास को लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।